सभी प्यारे विद्यार्थियों का फोटोन क्लासेज चोमू के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स के बारे में, जिसका अपन लेके चल रहे हैं पेपर सेकंड। और पेपर सेकंड के अपन कौन सी बुक लेके चल रहे हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो पेपर सेकंड की बुक की बात कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो कल हमने समझ लिया था, एक तो हमने अवकल समीकरण की परिभाषा के बारे में समझ लिया था, और हमने कल अवकल समीकरण की कोटि याद करना भी सीख लिया था, ऑर्डर फाइंड करना भी सीख लिया था। आज हम सीखेंगे अवकल समीकरण की घात ज्ञात करना। अवकल समीकरण की घात, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अवकल समीकरण की घात क्या होती है? हम बेसिक बात करें, जैसे आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें जो उच्चतम कोटि का अवकलज होता है, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, उसकी जो पावर होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? अवकल समीकरण की घात। हम परिभाषा लिखें, अवकल समीकरण में अवकलज के पदों को परिमेय तथा पूर्ण बीजीय बनाने के उपरांत आने वाले उच्चतम कोटि के अवकलज की घात को ही अवकल समीकरण की घात कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपके पास। जैसे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास, सबसे पहले यदि उसमें मान लीजिए कोई आपके पास रेडिकल हो या कोई फ्रैक्शन हो, कोई भी अवकलन का पद है, उसके ऊपर क्या हो, कोई रेडिकल मूल वगैरह हो, फ्रैक्शन हो, भिन्न वगैरह हो, तो पहले आपको उस रेडिकल मूल और फ्रैक्शन भिन्न को उठाना है, और उसके बाद आपको क्या देखना है? उच्चतम कोटि के अवकलज की घात को देखना है। वही क्या कहलाती है? अवकल समीकरण की घात। जैसे हम बात करें d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x dy अपॉन डी एक्स, होल पावर हमने 5 ले लिया, प्लस का 6y इक्वल 0। जैसे आपके पास क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप देखो इसमें उच्चतम कोटि का अवकलज क्या है? अधिकतम यही है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सबसे ज़्यादा कोटि का अवकलज कौन सा है? d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यही मैंने पढ़ाया कि जो उच्चतम कोटि का अवकलज होता है उसकी घात को ही क्या कहते हैं? अवकल समीकरण की घात कहते हैं। तो उच्चतम कोटि का जो अवकलज है उसकी घात कितनी है? यहाँ पर 1 है। तो इस अवकल समीकरण की घात क्या होगी? डिग्री क्या होगी आपके पास? डिग्री क्या होगी आपके पास? 1 होगी। हम यहाँ ऑर्डर की बात करें, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा आपके पास? ऑर्डर क्या होता है? अधिकतम कितनी बार अवकलन हो रहा है, तो यहाँ y का अधिकतम कितनी बार अवकलन हो रहा है? x के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स हो रहा है। उच्चतम कोटि का अवकलज है, उसकी कोटि कितनी है? 2 है। तो अवकल समीकरण की कोटि भी कितनी होगी? 2 होगी आपके पास। हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया 1 प्लस d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, d3y अपॉन डी एक्स क्यूब। तो अभी मैंने बोला था कि यदि आपके पास कोई फ्रैक्शन वगैरह हो, जैसे यहाँ 1/2 है, होल 1 प्लस d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, इसकी होल पावर में क्या है? 1/2 है। तो मूल वगैरह है 1/2। तो पहले क्या करना, आपको 1/2 को उठाना है। तो 1/2 को उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा।
तो दोनों पक्षों का आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1 प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल क्या आएगा आपके पास डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। तो यदि आपके पास कोई मूल वगैरह हो तो पहले उसको उठाना है। यदि होल पावर में 4/3 1/2 ऐसे आ जाए तो पहले क्या करना है, उसको उठाना है आपको। और उसके बाद देखना है जो उच्चतम कोटि का अवकलज है उसकी घात देखनी है। यहाँ उच्चतम कोटि का अवकलज क्या है, d3y अपॉन dx क्यूब है, तो उसकी घात कितनी है आपके पास 2 है। तो अवकल समीकरण की डिग्री भी क्या होगी आपके पास, घात क्या होगी 2। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर सबको पता है, ऑर्डर क्या होता है, अधिकतम कितने कोटि का अवकलन है, यहाँ अधिकतम 3 बार अवकलन हो रहा है, तो उच्चतम कोटि का अवकलज है उसकी कोटि 3 है, तो अवकल समीकरण की कोटि भी क्या होगी आपके पास 3 होगी। अभी आप 2-3 एग्जाम्पल और लेते हैं हम। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया ई की पावर d3y अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस का 2x d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy अपॉन डी एक्स इक्वल 0। जैसे आपके पास है डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सबसे पहले इसका ऑर्डर बताइए। तो ऑर्डर तो हम बता देंगे कि जो आपके पास उच्चतम कोटि का अवकलज है उसकी कोटि को क्या कहते हैं, अवकल समीकरण की कोटि कहते हैं। यहाँ अधिकतम कितनी बार अवकलन हो रहा है, यहाँ dy अपॉन डी एक्स से 1 बार हो रहा है, यहाँ 2 बार हो रहा है, यहाँ कितनी बार अवकलन हो रहा है 3 बार। तो यहाँ अधिकतम कितनी बार अवकलन हो रहा है 3 बार। तो इस अवकल समीकरण का ऑर्डर कितना होगा आपके पास 3 होगा। हम यहाँ किसके बारे में समझ रहे हैं, डिग्री के बारे में। यदि हम इसकी डिग्री ज्ञात करना चाहें तो आपने नाम सुना होगा पॉलिनोमियल का, नाम सुना होगा बहुपद का। देखो बहुपद क्या होता है, जैसे आपके पास कोई इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल 0, ये क्या एक बहुपद है क्या, हाँ है। बहुपद में क्या होता है कि जो वेरिएबल होता है, जो चर होता है, उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, 0 1 2 3 डॉट डॉट। यदि आपके पास वेरिएबल है उसकी पावर क्या आपके पास होल नंबर है 0 1 2 3 ऐसे है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। जैसे यहाँ एक पोलिनोमियल है, अरे कितने घात का पोलिनोमियल आप बताओ, 2 घात का। ये कितने घात का है, तो हम बोल सकते हैं कि 2 घात का क्या आपके पास बहुपद है। हम और किसी एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस e की पावर x इक्वल 0। कोई आपसे पूछे कि कितने घात का बहुपद है, तो आप उसको बोलना कि इस बहुपद की घात को ज्ञात नहीं किया जा सकता। याद रखना कि यदि कोई भी पोलिनोमियल है, कोई भी बहुपद है आपके पास है, तो बहुपद की पहचान करना सबको आता है। और बहुपद की हमेशा क्या ज्ञात कर सकते हैं, अपने डिग्री ज्ञात कर सकते हैं। इस समीकरण की घात को अपन नहीं बता सकते। तो कोई भी इक्वेशन है उसमें यदि e की पावर के पद आ जाएं, log के पद आ जाएं, साइन कोट्स सेक कोसेक, यदि किसी समीकरण में ये पद दे रखे हो, e की पावर का पद दे रखा हो, log साइन कोट सेक कोसेक कोट, इनमें से कोई भी पद दे रखा हो यदि किसी इक्वेशन में, तो आप याद रखना उस समीकरण की घात को ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो पोलिनोमियल फॉर्म में नहीं होता है। फिर तो वही दिक्कत यहाँ है कि यदि आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसमें e की पावर के पद दे रखे हों, log के पद दे रखे हों, तो उसकी डिग्री क्या होती है, उसकी डिग्री को परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ जो इसकी डिग्री होगी वो क्या होगी, नो डिफाइंड होगी, आपके पास अपरिभाषित होगी। हम और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy अपॉन डी एक्स प्लस का साइन ले लिया हमने, यहाँ पर ए लिख दीजिए आप, प्लस साइन y लिख दीजिए आप। अब इक्वल क्या आपके पास 0 है। आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑर्डर की। तो ऑर्डर तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर कितना आपके पास, अधिकतम कितनी बार अवकलन हो रहा है, या 2 टाइम्स हो रहा है, अधिकतम 2 बार अवकलन हो रहा है। तो इस अवकल समीकरण का जो ऑर्डर है वो कितना होगा आपके पास 2 होगा।
हम डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री क्या होगी आप वो समझो। आप हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखो हम यहाँ क्या पढ़ रहे हो आप, अवकल समीकरण। तो वो अवकलन के पदों में क्या होना चाहिए, बहुपदीय होना चाहिए। यहाँ तो अवकलन के पदों में वो बहुपदीय नहीं था, क्योंकि e की पावर के साथ कौन सा पद था आपके पास है, अवकलन का पद था। लेकिन यहाँ साइन के साथ क्या अवकलन का पद है, क्या बताओ, साइन के साथ अवकलन का पद है क्या, साइन के साथ अवकलन का पद नहीं है तो साइन वाई है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, यदि साइन के साथ क्या होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो फिर ये अवकलज के रूप में कौन सी फॉर्म में नहीं होता, पोलिनोमियल फॉर्म में नहीं होता। लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है, यदि ई की पावर के साथ या साइन के साथ किसी के साथ भी यदि अवकलन का पद नहीं है, सिंपल वाई वगैरह है, तो उसकी अपन घात को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ डिग्री कितनी होगी आपके पास वही देखना है। उच्चतम कोटि के जो उच्चतम कोटि का अवकलज है उसकी घात को ही क्या कहते हैं, अवकल समीकरण की घात। यहाँ डिग्री क्या होगी आपके पास 1 होगी। तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। यदि साइन के साथ डी वाई अपॉन डी एक्स या कुछ भी होता, आपके पास कोई अवकलन का पद होता, तो उसकी घात को अपन ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो अवकलन के पदों में क्या नहीं था, पोलिनोमियल फॉर्म में नहीं था। क्योंकि अपन अवकल समीकरण की घात ज्ञात करना सीख रहे हैं। तो अब अवकलन के पदों में कौन से फॉर्म में, ये पोलिनोमियल फॉर्म में है। ये अभी सिंपल समीकरण की बात हो रही है तो सिंपल इक्वेशन है, यहाँ तो इसकी घात को अपन फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन जब अवकल समीकरण की बात हो तो साइन वगैरह के साथ, कोस के साथ, इनके साथ यदि अवकलन के पद आ रहे हों तो आप उस अवकल समीकरण की घात को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। यदि और कोई भी डाउट्स हो आपको, यदि कोई भी अवकल समीकरण है उसकी ऑर्डर ज्ञात करने में दिक्कत आ रही हो, आपको डिग्री ज्ञात करने में दिक्कत आ रही हो, तो आप कमेंट्स करके पूछ लिया करो कि सर इस अवकल समीकरण का ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगी। हाँ, कल किसी विद्यार्थी ने बोला था कि सर प्रैक्टिकल कौन सी बुक का होगा बीएससी सेकेंड ईयर में। तो कल मैंने थ्योरी के बारे में तो समझा दिया था। आपकी थ्योरी में कितनी बुक है, आपके बीएससी सेकेंड ईयर में 6 बुक हैं आपके। प्रत्येक जो पेपर है उसमें कितनी बुक्स हैं, 2 बुक्स हैं। लेकिन जो आपकी बीएससी सेकेंड ईयर का जो प्रैक्टिकल होता है वो कौन सी बुक से होगा, आपका सी प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो आपकी एक बुक चलेगी सी प्रोग्रामिंग। जो सी प्रोग्रामिंग जो बुक है वो ओनली आपके कौन सी बुक है, प्रैक्टिकल बुक है। जो पेपर हैं उनमें ये बुक काम नहीं आएगी। सी प्रोग्रामिंग से ओनली क्या होगा, आपका प्रैक्टिकल होगा। थ्योरी में तो आपके वही 6 बुक हैं, वहीं से आएगी। थ्योरी के जो आपके 3 पेपर लगेंगे वो वहीं 6 बुक से आएंगे। प्रैक्टिकल कहाँ से होगा, आपका सी प्रोग्रामिंग वाली बुक से होगा। तो कोई दिक्कत थोड़ी है, आगे समझो आप। अब हम बात करेंगे अवकल समीकरण के हलों की बात करते हैं। वैसे अवकल समीकरण के 3 प्रकार के हल होते हैं। एक तो व्यापक हल होता है, एक विशिष्ट हल होता है, एक होता है विचित्र हल। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन के बारे में, व्यापक हल के बारे में, कि कोई भी अवकल समीकरण है उसका व्यापक हल कैसे ज्ञात करते हैं। तो व्यापक हल की परिभाषा क्या होती है, यदि किसी अवकल समीकरण यदि किसी अवकल समीकरण के हल में स्वैच्छिक अचरों की संख्या अवकल समीकरण की कोटि के बराबर हो तो उसे व्यापक हल कहते हैं।
जैसे हम नॉर्मल बात करें, हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया, जैसे d2i/dx² इक्वल ले लिया हमने x²। यह है कि आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। यदि हम इसका क्या ज्ञात करेंगे, अभी हल ज्ञात करेंगे, सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन किसके पदों में आएगा? यदि हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो इसका सॉल्यूशन किसके पदों में आएगा, किसकी टर्म में आएगा? x और y की टर्म में आएगा। सॉल्यूशन कैसे निकालोगे आप? देखो, अवकल समीकरण है तो उसका यदि सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ता है? समाकलन करना पड़ता है। तो आप दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, आप समाकलन कर दीजिए। किसके रेस्पेक्ट में करोगे? यहाँ dx है तो दोनों पक्षों को आप किसके सापेक्ष समाकलन करोगे? दोनों पक्षों का x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो d2i/dx² का तो क्या होगा? dy/dx होगा। यदि समाकलन कर रहे हैं, अवकलन करते तो क्या आता है? d3y/dx3। समाकलन कर रहे हैं तो एक अवकलन कम होगा। और x² का भी करना आपको। x² का समाकलन क्या होता है? x³/3 प्लस का c1। हमें पता है कि यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन x y के पदों में आएगा। अभी अवकल समीकरण का हल थोड़ी है, एक बार और अवकलन करना पड़ेगा, तो दोबारा समाकलन करना पड़ेगा। तो दोबारा से आप समाकलन करोगे, देखो dy/dx का समाकलन तो क्या होगा आपके पास? y होगा। x³ का समाकलन क्या होगा? x⁴/4 तो 12 होगा। और प्लस का क्या आएगा? c1x प्लस c2। तो यह क्या आ गया आपके पास? इस अवकल समीकरण का एक हल आ गया, सॉल्यूशन आ गया। ये कैसा सॉल्यूशन है? देखो, अवकल समीकरण की कोटि कितनी थी आपके पास? 2 थी आपके पास। और जो अवकल समीकरण का हल आ रहा है उसमें भी कितने कांस्टेंट आ रहे हैं? 2 कांस्टेंट आ रहे हैं। तो ये कैसा हल है? ये व्यापक हल है, ये जनरल सॉल्यूशन है आपके पास। अब हम बात करते हैं विशिष्ट हल की। जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, विशिष्ट हल, उसके बारे में समझो आप। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं विशिष्ट हल के बारे में। तो सबसे पहले आपको विशिष्ट हल, जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूं मैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो समझो पहले आप। यदि किसी अवकल वैसे लिख लीजिए आप, किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वैच्छिक अचरों को मान देने पर प्राप्त हल विशिष्ट हल कहलाता है। तो जैसे आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास, उसका जो व्यापक हल आएगा उसमें, जैसे भी हमने व्यापक हल की बात की थी, 2 कांस्टेंट आई थी। यदि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें कोई कंडीशन दे रखी हो, कोई 2 कंडीशन दे रखी हो, और वहाँ से हम c1 और c2 का मान फाइंड करके उस व्यापक हल में रख दें, तो जो अपने पास हल आता है उस हल को क्या बोलते हैं? विशिष्ट हल बोलते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, सीधी सी बात है। विशिष्ट हल में क्या होता है? जो व्यापक हल होता है उसके जो कांस्टेंट आते हैं c1 c2, हम विशिष्ट हल में क्या करते हैं? उनका भी मान पुट कर देते हैं। तो जो हल प्राप्त होता है उस हल को क्या बोलते हैं? विशिष्ट हल कहते हैं।